नमस्कार। आज हम बहुत ही एक अहम चैप्टर पर पहुंचे हैं, बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी क्या है, इसका क्या महत्व है और इसके होने से क्या फ़ायदा है, और इसको हम अगर नज़रअंदाज कर देते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। आज हम इसके विस्तार रूप में जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप बड़े ही ध्यान से और इसकी बारीकियों को आप जो है वो नोट कीजिएगा, ताकि जब आप अपना फार्म बनाएं तो उसमें बहुत बड़ी सहायता आपकी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोसिक्योरिटी के इस चैप्टर को। ये सब चीज़ें हैं जो बायोसिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे इस पूरे चैप्टर में। बायोसिक्योरिटी का होने से हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोसिक्योरिटी अगर हम मजबूत रखते हैं तो हमारी डिजीज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं, बहुत हद तक कम हो जाती हैं। रिड्यूस डिजीज़ होने के चलते हमारी परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है और इलनेस बहुत कम हो जाती हैं। और उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि मोटिलिटी बहुत कम होती है हमारे फार्म पर, छोटे पशुओं की या बड़े पशुओं की। और रिड्यूस मेडिकेशन, हमारी दवाइयों की खपत भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और फाइनली जो इसका आउटपुट है वो है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हम काम ही पिग फार्मिंग ही हम पैसे के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम बायोसिक्योरिटी मजबूत रखते हैं तो निसंदेह ये हमारे प्रॉफिट पर सीधा सीधा इफ़ेक्ट करने वाली है। चलिए जी, बायोसिक्योरिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर कोई भी विजिटर आता है किसी भी प्रकार का, अगर कोई फार्मर है या विजिटर है, तो उसको शू कवर होना चाहिए, उसके फेस मास्क होना चाहिए, डिस्पोजेबल गाउन होना चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए, हेयर नेट होना चाहिए। और विजिटर के साथ आप या आपका लेबर ही उसको साथ में ले जाकर, अकेला विजिटर आपका फार्म ना घूमे। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार गलत बिहेवियर या कुछ खाने के लिए विजिटर ने कुछ पशु को दे दिया, जिसके चलते पशु बीमार हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि बाहर का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपके फार्म पर इफेक्ट ना कर सके। देखिए, ऐसा होता है ना, आप देखो, फार्म सिक्योरिटी और बायोसिक्योरिटी दोनों लिंक्ड है। आप फार्म की कोई सिक्योरिटी करेंगे तो बाहर से आपका कोई भी, मान लीजिए, जानवर आप आने से रोक देंगे, या फिर उससे आपका शायद एक तो पशु का नुकसान हो सकता है। बट बायोसिक्योरिटी यानी कि आपका कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो आप नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, अगर वो आपके फार्म के अंदर एंटर हो गया तो उसका पता आपको इमीडिएटली नहीं लगेगा, उसके बाद में उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को विस्तार रूप से देखिएगा, ताकि आपको बहुत बड़ा इसका प्रॉफिट होने वाला है अगर ये चीज़ें आप समझ लेते हैं तो। वाई बायोसिक्योरिटी, क्यों हम बायोसिक्योरिटी करते हैं। इंक्रीज कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए, हमारा अगर बायोसिक्योरिटी मजबूत होगा तो जो हमारा कंज्यूमर होगा वो हमारे जो है पशु लेना सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि हमारे पशु हेल्दी होंगे। तो इंक्रीज कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी, हेल्दी एनिमल मोर प्रोडक्टिव। देखिए, हमारे पशुओं में, हमारे ह्यूमंस में भी अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। बीमार हो जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। पशुओं में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन मुख्य तौर पर दो प्रकार से माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मादाएं बच्चे देती हैं, दूसरे नंबर पर पशु जो है बहुत स्पीड से वजन गेन करते हैं। तो अगर पशु हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे तो हमारा सीधे सीधे उसका फ़ायदा होने वाला है। हायर प्रॉफिटेबिलिटी, लो यूज़ ऑफ मेडिसिन। पिगरी में एक कहावत है कि अगर आपकी दवाइयाँ पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं तो आप एक बेहतरीन फार्मर हैं। तो अगर आपकी दवाइयों का यूजेज नहीं, देखिए, आपको उपलब्ध सारी दवाइयाँ रखनी हैं। हालांकि आगे जो हमारा मेडिसिन का चैप्टर आने वाला है, डिजीजेज एंड मेडिसिन, उसमें पूरी विस्तार रूप से हम बताएंगे कि कौन से रोग पर, कौन सी बीमारी पर कौन सी दवाई लगानी चाहिए, किस मात्रा में। तो वो आगे का चैप्टर है। बट आपके फार्म पर अगर दवाइयाँ पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही हैं तो निसंदेह आप एक बेहतरीन फार्मर हैं। अगर आपका मेडिसिन आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बायोसिक्योरिटी मजबूत रखनी ही होगी। चलिए जी, बायोसिक्योरिटी की और डेफिनेशन हम ले लेते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन इनटू फार्म। आपको आपके फार्म के अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, किसी प्रकार से इन्फेक्शन ना आए। कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विद इन फार्म, यानी कि अगर किसी वजह से आपके फार्म पर कोई बीमारी, कोई पैथोजेंस आ जाते हैं,
उसको आप स्प्रेड होने से कैसे रोकते हैं, ये भी बायोसिक्योरिटी का ही एक हिस्सा है। कीप आउट पैथोजेंस, यानी कि अपने वायरस बैक्टीरिया को आप बाहर रखें, ये चीज़ आपने अश्योर करनी है। मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ पैथोजेंस, उनका कम से कम हमारे पशुओं पर प्रभाव कैसे हो, ये चीज़ आपने अश्योर करनी है। ये भी बायोसिक्योरिटी का एक मुख्य और अहम हिस्सा होने वाला है। रिड्यूस मिनिमाइज वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, आपने जितने प्रकार के जो रिस्क हैं उनको कम करना है, ये चीज़ भी आपने अश्योर करनी है। बायोसिक्योरिटी एंड फार्म सिक्योरिटी आर लिंक्ड। देखिए, आपकी फार्म के चारों तरफ कोई फेंसिंग ही नहीं है, कोई दीवार ही नहीं है, कोई भी जंगली जानवर या कोई भी आदमी आपके फार्म के डायरेक्ट पशुओं के टच में आ रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आपके पशु स्वस्थ हैं या फिर आपके पशु सेफ हैं। तो आपको करना ये है कि आप जहाँ पर भी अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अगल बगल में एटलीस्ट आपको फेंसिंग करना होगा, ताकि सीधा कोई भी बाहर का, चाहे आदमी है, चाहे कोई व्हीकल है, चाहे कोई जानवर है, वो सीधे हमारे फार्म के पशुओं के साथ संपर्क में ना आए। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे जो लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। बायोसिक्योरिटी आपका सबसे मजबूत पक्ष बन सकती है और सबसे कमज़ोर भी। तो ये चीज़ अश्योर करें कि आप अपनी इसकी कमज़ोरी ना बनने दें और उसको मजबूत ही रखें, तो आपके फार्म में बहुत अच्छा आउटपुट निकलने वाला है। आप एक बहुत बड़ी इनकम इंक्रीज़ करेंगे अगर आप बायोसिक्योरिटी को मजबूत रखते हैं। देखो, बीमार ही नहीं होगा हमारे पशु को कोई डिजीज़ ही नहीं लगेगा, इल ही नहीं होंगे, तो फिर ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। चलिए जी, ये एक डिजीज़ नॉट ऑन माय फार्म का एक जो है मूवमेंट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। इसमें बहुत सारे जो है स्लोगन जो है पूरी दुनिया में प्रचलित हो रहे हैं। कीप योर टाइडी, अपने अगल बगल को साफ रखो, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैक्टीरिया स्प्रेडिंग, डिसइंफेक्शन बूट व्हेन एंटरिंग द फार्म। वही है, अश्योर करते हैं कि बाहर का कोई भी भाई वायरस बैक्टीरिया हमारे फार्म पर ना आए। डिसइंफेक्शन व्हीकल आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग एनिमल, इसके बारे में मैं डीपली आगे जाऊंगा कि एनिमल जो व्हीकल होते हैं उसके माध्यम से भी हमारे फार्म पर वायरस बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे, वही डिसइंफेक्ट आप उसको कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग ओवरले, यानी कि आप कोई भी आपके फार्म पर विजिटर आता है, फिर चाहे वो फार्मर नहीं है, ओनली विजिटर है, या फिर खुद ऑन करता है पशुओं को, तो आपको उसके जो है शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे तो डिस्पोजेबल चाहे तो नॉन डिस्पोजेबल आप उसको कवर करेंगे, अन्यथा आपके फार्म पर वो कोई भी बाहर की बीमारी, पैथोजेंस ला सकता है, जिसके चलते आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। विजिटर कैन ब्रिंग डिजीज रिस्क, बी प्रिपेयर्ड विद डिसइंफेक्शन एंड स्पेयर किट। वही बात आ गई है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें शूज़ को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है ताकि हमारे फार्म के अंदर जब कोई विजिटर घुसे तो उससे हमारे फार्म के पशुओं को कोई नुकसान ना हो। अश्योर करें कि आप जो है प्लास्टिक शूज़ हैं उनको डिसइंफेक्ट करके ही आप फार्म के कैबिन के अंदर या फार्म के अंदर एंटर हों। चलिए जी, कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि बायोसिक्योरिटी के प्रिंसिपल क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेशन, सेकंड नंबर पर क्लीनिंग, थर्ड नंबर पर डिसइंफेक्शन और चौथे नंबर पर हेल्थ लिस्ट ऑफ एनिमल। ये 4 प्रिंसिपल है बेसिकली, और इन प्रिंसिपल को कैसे हम अप्लाई करेंगे आगे हम चर्चा करते हैं। सेग्रीगेशन, देखिए, जब किसी पशु पर आपको शक है कि इस पशु में ये पशु बीमार है, दैट्स इट, शक को छोड़ दीजिए, अश्योर आपका हो गया है कि ये पशु बीमार है, सबसे पहले उसको सेग्रीगेट करना है, क्योंकि उस पशु के वहाँ होने से उसकी ग्रुपिंग में, मोस्टली पशु जो है वो ग्रुप में रहते हैं, उसके अगल बगल के ग्रुप में जो है वो ही जिस तरीके से वो बीमार है उस तरीके से दूसरे पशु भी बीमार हो सकते हैं। तो आप उस पशु को फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेट करें, ये इसका पहला प्रिंसिपल है। क्लीनिंग, देखिए, ये एक बहुत ही मजबूत जो है वो प्रिंसिपल है। आपकी सफाई बराबर होगी तो आपके बैक्टीरिया भी मरेंगे, आपके पैथोजेंस भी मरेंगे और आपके
जो भी गंदगी फैलाने से, गंदगी होने से जो बैक्टीरिया पनप सकते थे वो भी नहीं पैदा होंगे। तो क्लीनिंग बहुत ही मजबूत प्रिंसिपल है। अगर आपके फार्म पर रेगुलर क्लीनिंग होती है तो ऑब्वियसली कोई भी डिजीज या कोई भी बैक्टीरिया आपके फार्म पर कम से कम इफेक्ट करने वाला है। ये आप क्लीनिंग का और भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। क्लीनिंग बहुत मस्ट है, रेगुलर क्लीनिंग करते जाएं। एक दिन में एटलीस्ट 1 से लेकर 2 बार, कम से कम 1 से लेकर 2 बार आप क्लीनिंग जरूर करें। सर्दियों में आप खाली क्लीनिंग करें, अत्यंत सर्दी होने पर गर्मियों पर क्लीनिंग, और उन पशुओं को साथ में नहलाएं भी कम से कम एक दिन में 2 बार, या जो भी आपका वहाँ का वातावरण होगा उस वातावरण के अकॉर्डिंग आप पशुओं को नहला सकते हैं। और फार्म की क्लीनिंग तो ऑब्वियसली अपने करनी ही है। डिसइंफेक्शन ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी रेगुलर बेसिस पर हम डिसइंफेक्शन करते रहते हैं तो हम किसी भी वायरस बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अब डिसइंफेक्शन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग केमिकल। मैं कुछ केमिकल के बारे में यहाँ पर विस्तार रूप से चर्चा भी करूँगा। इन केमिकल से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली डिसइंफेक्शन एक बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल है जिसके चलते आपके फार्म पर एज पॉसिबल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये आप डिसइंफेक्शन के जो है तस्वीरें देख सकते हैं। डिसइंफेक्ट आपका फार्म अगर रेगुलर बेसिस पर होता रहेगा तो आपके फार्म पर कोई बीमारी पनपेगी ही नहीं। चलिए जी, अब हम जिक्र करते हैं बायोसिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन, किन चीज़ों पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ फार्म। आपका फार्म है कहाँ पर, उसकी स्थिति क्या है, वो क्या किसी एक जंगली इलाके में है, किसी आबो हवा उसका बिल्कुल ग्रीन है, ड्राई हीट पड़ता है, ह्यूमिडिटी है, या फिर उसके अगल बगल में कितने फार्म हैं, अगल बगल में कितने दूसरे फार्म हैं, अगल बगल में कितने पिग फार्म हैं। ये बहुत हद तक निर्भर करता है, आपकी बायोसिक्योरिटी इन पर निर्भर करती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जहां पर भी फार्म करने वाले हैं उसके अगल बगल में एटलीस्ट 2 किलोमीटर तक कोई दूसरा पिग फार्म नहीं होगा, जिसके चलते आपकी बायोसिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत आप अपने हाथों से कर सकते हो। जो एनवायरनमेंट है आपका वो ग्रीन हो, क्योंकि ये जो पशु हैं ये नेचर से बहुत कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हर्ड साइज, यानी कि आपके पास पशु कितने हैं, 10, 20, 50, 100 या फिर 1000, 2000, 5000 या फिर 10,000। जितने ज़्यादा पशु होते हैं उतनी ज़्यादा बायोसिक्योरिटी हमें मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी लूप होल रह गया, कहीं पर भी वीक पॉइंट रह गया तो पशु सभी के सभी इफेक्ट होने वाले हैं। तीसरा, प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर पिग फार्म। हम दूसरे पिग फार्म से कितना दूरी पर हैं, ये चीज़ भी अश्योर करें। अगर हम दूसरा पिग फार्म से हम जितना ज़्यादा दूर रहेंगे तो उस फार्म की एज पॉसिबल जो हो सकने वाली बीमारियां हैं वो हमारे फार्म पर नहीं आएंगी। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पिग्स, रिप्लेसमेंट स्टॉक। मैं इस चीज़ को अश्योर कर दूं कि आप जब ऑलरेडी जो आपके पास ब्रीडिंग स्टॉक है या फैटनिंग है, जो भी कोई स्टॉक है, लाइव स्टॉक है, आप जब नया पशु उसमें डायरेक्ट लाकर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं वो बहुत हाई रिस्क सिचुएशन है। उसका कारण ये है कि हमारे पशु एकदम स्वस्थ है, वो हमें पता है, हमारे फार्म के एनिमल की हेल्थ हमें पता है, बाहर के पशु की हेल्थ हमें नहीं पता है। तो एटलीस्ट उसको क्वारंटाइन करना है आपने 30 से लेकर 60 दिनों तक। नेक्स्ट हमारा वही क्वारंटाइन है, 30 से लेकर 60 दिनों तक क्वारंटाइन करके हम उसको जब 2 महीने बाद में हमारे उन पशुओं के साथ मिलाएंगे तो हमें अश्योर होगा कि इस, देखिए मोटा मोटी 40 दिन, अगर हम 40 दिन उस पशु को क्वारंटाइन करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि 40 दिनों में कोई सी भी अगर उसमें बीमारी होगी तो वो उजागर हो ही जाएगी। तो उसके बाद में अगर हम उसको अपने लाइव स्टॉक के साथ इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो हमें कोई मसला नहीं होने वाला है। विजिटर्स, वर्कर्स, विजिटर्स तो ऑब्वियसली घातक हो सकते हैं एज पॉसिबल, उस चीज़ की आप अश्योरिटी रखिए कि उनको जब भी आप एंटर करवाएंगे तो सारा जो है डिस्पोजेबल गाउन और जो भी बायोसिक्योरिटी एथिक्स हैं उसको आप अपना कर ही उसको आप एंटर होने देंगे। फेंसिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फेंसिंग बड़ा मायने रखता है कि आपकी बायोसिक्योरिटी और फार्म सिक्योरिटी दोनों लिंक्ड हैं। तो आपका फेंसिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का कोई भी पशु है, बाहर का कोई व्हीकल है, वो उससे डायरेक्ट हमारे पशुओं से कनेक्ट नहीं होने वाला है।
वैक्सीनेशन, टीकाकरण, किसी भी बीमारी के पहले से ही अगर हम उसका टीकाकरण कर देते हैं तो हमारे उस बीमारी के होने के चांसेस एज पॉसिबल कम हो जाते हैं। जैसे कि हम स्वाइन फीवर का टीकाकरण कर सकते हैं, हम फिट एंड माउथ डिजीज़ का भी टीकाकरण कर सकते हैं। तो आपको वैक्सीनेशन भी रेगुलर बेसिस पर अपने पशुओं का फिट एंड फाइन रखना है। रूट ऑफ ट्रांसमिशंस, कैसे बीमारी फैलती है, कौन से वो कारण हैं। देखिए बायोसिक्योरिटी को आप डीपली आप जो है वो गहन कीजिए, डीपली आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप उसको और मजबूती से सीख पाएंगे। जितना आप सीख पाएंगे उतना आप जो है वो प्रोडक्टिव होंगे ऑब्वियसली। तो पिग टू पिग कांटेक्ट, देखो बीमारी फैलने का पहला जो स्रोत होता है, जब पशु आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले वो थूथन भिड़ाते हैं। तो थूथन भिड़ाने से उस पशु में जो बीमारी है वो दूसरे पशु में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि टच होने से ही हो जाती है। लाइक जैसे कि कोरोना था, तो कोरोना बीमारी जो है वो हम चेहरों पर मास्क लगाकर घूमा करते थे। तो इसी प्रकार से जब पशु एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले वो स्नाउट एक दूसरे को भिड़ाते हैं, जिसके चलते बीमारी उस पशु से उस पशु में ट्रांसफ़र हो जाती है। सीमन, किसी भी जो बीमार पशु है जिसमें कोई बीमारी है उस पशु से हम चाहे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसके सीमन का, या फिर नेचुरल क्रॉसिंग हम करवाते हैं। हालांकि वो अभी सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है और बाद में चलकर दिखाएगा, तो वो बीमार पशु दूसरे स्वस्थ पशु को तुरंत प्रभाव से इन्फेक्टेड कर सकता है। एयरबोर्न, हवा से भी, अगर आपके फार्म के बगल में ही कोई पिग फार्म है, वहाँ पर कोई बीमारी है तो वहाँ का कोई पक्षी है, कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, वो यहाँ पर उड़कर आएगा और आपके फार्म के पशुओं में वो बीमारी फैला सकता है। ये पॉसिबिलिटी निसंदेह है। पीपल, लोग, ये बड़ा खतरा होते हैं। अगर आप विजिटर को कोई जो है वो उनकी सिक्योरिटी करे बगैर ही आप उनको अपने फार्म के अंदर घुसने दे रहे हो, कैबिन्स के अंदर घुसने दे रहे हो, तो जिसके चलते आपको उसका जो है पशु के संपर्क में वो जब आदमी आएगा उसके खुदा न खास्ता उसके शरीर पर कोई ना कोई बीमारी होगी तो वो टच करेगा, तो ऑब्वियसली वो उससे भी बीमारी आपके फार्म पर आ सकती है। व्हीकल एंड फार्म इक्विपमेंट, आपके फार्म पर उदाहरण के तौर पर भाई मैंने फीड मंगा लिया है, तो फीड कंपनी ने अपना ट्रक भेज दिया, तो पहले वो राहुल के फार्म पर फीड उतार कर आया, फिर राजू के फार्म पर और फिर मेरे फार्म पर। तो राहुल और राजू के फार्म पर अगर कोई बीमारी रही होगी तो वो मेरे फार्म पर बीमारी आ जाएगी। तो ये चीज़ भी आप अश्योर करें कि जो आपका फीड स्टोर है वो रोड की तरफ होना चाहिए, और कोशिश करें कि जो भी आप व्हीकल आपके फार्म पर फीड लेकर आ रहा है वो किसी पिग फार्म से होते हुए आपके फार्म पर ना आए, जिसके चलते आप सिक्योर रहेंगे। फार्म इक्विपमेंट्स, अब मेरा एक मित्र है, उसका नाम साहिल है, उसने भी अपना पिग फार्म खोल लिया है, तो वो मुझे बोल रहा है कि भाई आपका जो है टीथ कटर मुझे दे दीजिए, टैग एप्लीकेटर मुझे दे दीजिए। तो नहीं, अगर आपके भी खुद के दो अलग अलग फार्म हैं तो आप उनके भी अलग अलग इक्विपमेंट्स ही रखेंगे। एक इक्विपमेंट्स को आप दो अलग अलग फार्म पर आप यूज़ नहीं करेंगे, यही बायोसिक्योरिटी को आप मजबूत रखो। चलिए जी, पिग फीड, कंटेमिनेटेड फीड से भी जो है बीमारी फैल सकती है, कंटेमिनेटेड वाटर से भी बीमारी फैल सकती है। बेडिंग, मैंने जैसा कि आपको पिछले चैप्टर में बताया कि आपका जो बेडिंग है यानी कि सर्दियों में रखने वाला, जैसे कि फर्नीचर का बुरादा हो सकता है या फिर चावल की भूसी हो सकती है, उसको जब हम सर्दियों में पशुओं के नीचे रखते हैं ताकि पशु गर्म रह सकें, वो अगर बेडिंग हम बार बार यूज़ करते हैं तो भी हमारी उससे बीमारियां फैल सकती हैं। उसके बाद में बर्ड्स, बैट, रैट, स्ट्रे या डोमेस्टिक एनिमल, देखिए जो आपके फार्म पर है, मान लीजिए आपने गाय पाल रखी है आपके फार्म पर, वो एक अलग चीज़ है, पर बाहर का कोई भी जो है पशु है वो आपके फार्म के पशुओं के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। फ्लाइज, मॉस्किटो, टिक एंड लाइस, ये सब कारण हैं रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। इन सब कारणों से बीमारियां फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं। ये पेस्ट का आपने इनका कंट्रोल करना है, ये भी जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। ट्रांसमिशन बाय एयर, हवा के द्वारा ट्रांसमिशन कैसे होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एनिमल, कि आपके फार्म पर कितनी डेंसिटी है एनिमल्स की। मेथड ऑफ हाउसिंग, आपके फार्म बनाने का
मेथड क्या रहा होगा, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन और नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर यहाँ पर पेड़ से मतलब है, यानी कि आपके फार्म के चारों ओर अगर पेड़ लगे होंगे तो वो आपके फार्म के लिए अच्छा होगा। और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फार्म मस्ट बी 2 किलोमीटर एटलीस्ट। तो ये चीज़ आप हो सके तो आप अश्योर कीजिए कि आपके फार्म के अगल बगल 2 किलोमीटर तक कोई पिग फार्म ना हो तो अच्छा है, बहुत बेहतर है। अगर है तो आपको थोड़ा बायोसिक्योरिटी के तहत आपको और मजबूती आपको देनी होगी। चलिए जी, ये आपके फार्म पर नहीं होने चाहिए। आपके फार्म पर रैट्स, बर्ड्स, कैट्स, डॉग, वाइल्ड एनिमल, स्नेक, नेवला, फ्लाई, मॉस्किटो, ये आपके फार्म पर अगर कम से कम जो है वो आते हैं तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे कि इसमें मैंने डॉग्स लिख रखा है, तो आपके फार्म के लिए जो डॉग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके फार्म के लिए एक डॉग तो चाहिए होगा जो उस फार्म का ही जो है वो रक्षक होगा, परंतु बाहर का कोई भी कुत्ता है वो उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ आप अश्योर कीजिए। नो पेट अलाउड। अगर कोई बाहर का विजिटर हमारे फार्म पर आता है तो वो अपना कोई भी पेट लेकर हमारे फार्म को विजिट नहीं करेगा। ये चीज़ भी आप ज़रूर अश्योर कीजिएगा। और देखने में आया है कि सांप काटने से कुछ पशुओं की डेथ हो जाती है, ये देखने में आया है, मेरा तजुर्बा है। तो आप अश्योर कीजिए कि कुछ स्प्रे आती हैं जो सांपों को जो है हमारे फार्म से दूर रखती हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखिए आप जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ पर सांपों का कितना बसेरा है। चलिए जी, विजिटर रिस्क मैनेजमेंट। हाई रिस्क स्थिति में हम कब चले जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उस स्थिति में हम कब पहुंचते हैं। नंबर ऑफ फार्म विजिट पर डे, यानी कि कोई एक आदमी जो रेगुलर बेसिस पर फार्म को विजिट कर रहा है, यानी कि एक आदमी वो आपको उसने बोला कि भाई मैंने फार्म खोलना है, तो मैं पहले राहुल के फार्म पर, फिर राजू के फार्म पर, फिर साहिल के फार्म पर होकर आया हूँ और अब मैं आपके फार्म पर आ रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन ऑब्वियसली आपके पास हाई रिस्क होने वाली है। ऐसे विजिटर को आप इमीडिएटली मत अंदर आने दीजिए, क्योंकि वो आपके बायोसिक्योरिटी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा समय दीजिए, अश्योर कीजिए कि वो उस दिन कम से कम उससे 3 दिन पहले तक किसी पिग फार्म पर ना गया हो, या फिर 3 दिनों से भी ज़्यादा आप ये समय रखते हैं। उसका पहले इंट्रोडक्शन लीजिए, भाई आप क्या काम करते हैं और आपने आज कितना कोई पिग फार्म घूमे, या लास्ट टाइम आप पिग्स के संपर्क में कब आए थे, वो चीज़ ज़रूरी है। ये आपकी एक हाई रिस्क जो है वो सिचुएशन बन सकती है। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, डज नॉट वेयर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, यानी कि वो बंदा डिनाई कर रहा है कि वो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग नहीं करेगा, यानी कि डिस्पोजेबल गाउन नहीं पहनेगा, या फिर वो यार ये क्या ढकोसला है, मैं क्यों ये पहनूं, क्यों ऑस्ट्रोनॉट बनूं, मैंने कोई चांद पर थोड़ी ना जाना है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैं आपका चाचा हूं, मैं आपका फूफा हूं, मैं आपका ताया हूं, वो सब चीज़ें। तो अश्योर कीजिए कि बाहर का कोई भी बंदा आएगा वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है वो पहन कर ही आएगा। एनिमल ऑनर, जिसके खुद के पिग्स हैं वो बहुत आपके लिए हाई रिस्क है। ये चीज़ अश्योर करें कि कोशिश करें उसको फार्म के बिल्कुल अंदर मत आने दें, क्योंकि उसके फार्म पर अगर कोई बीमारी होगी तो वो हमारे फार्म पर भी आ सकती हैं। वो लोग जिनको बायोसिक्योरिटी का भी नहीं आता है, उनको नहीं पता है कि बायोसिक्योरिटी किस चिड़िया का नाम है, वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, यार छोड़ो, मैं तो, मेरे लिए थोड़ी ना है ये सब कुछ, ऐसा आपके दोस्त मित्र या कोई रिश्तेदार भी बोल सकते हैं। तो नहीं, आप कहीं ना कहीं सूरत में कहीं गलती कर देते हैं जिसके चलते हमें उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कंडीशन को ढीला मत छोड़िए। फॉरेन ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवलर विद एनिमल कॉन्टैक्ट्स, वो लोग जो रेगुलर बेसिस पर पिग्स के टच में आते रहते हैं और वो आपके फार्म को विजिट करते हैं, जो फॉरेनर हैं, उस सूरत में भी आपका फार्म हाई रिस्क पर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन को आप खुद मैनेज कीजिए, या आपका जो भी फार्म का मैनेजर है उसको आप इन कंडीशनों से
थोड़ा सा बाईपास होने की कोशिश कीजिए। आप सब कुछ एथिकली करेंगे तो आपके फार्म पर कोई मसला नहीं होने वाला है। देखिए, आप एक बार चूक जाएंगे फिर कुछ नहीं होगा, 2 बार चूक जाएंगे फिर कुछ नहीं होगा, खुदा न खास्ता आप 100 बार भी चूक गए इन जो है मैनेजमेंट्स को अपनाने से और कुछ नहीं हुआ, एक बार अगर कुछ हो गया ना तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। मैं बहुत से फार्मर्स को मिलता हूं जो लोग बायोसिक्योरिटी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, परंतु फॉलो करना हमेशा आपके पक्ष में जाता है, निसंदेह पक्ष में जाता है। चलिए जी, विजिटर प्लीज रिस्पेक्ट फार्म बायोसिक्योरिटी। विजिटर को चाहिए कि वो आपकी फार्म बायोसिक्योरिटी की रिस्पेक्ट करे। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। रीजंस, कारण, क्लोथिंग एंड शूज ऑफ विजिटर। अगर उसका क्लोथिंग और शू में कोई भी वायरस बैक्टीरिया है तो वो हमारे फार्म पर आ सकता है। मैं चीज़ें अश्योर करूं कि प्लीज़ आप कभी भी विजिटर को कैबिन के अंदर मत एंटर होने दें। उसको पहली बात तो आपका मैनेजर या आपका लेबर किसी विजिटर को लेकर जाएगा और वो उसके साथ साथ रहेगा जब तक वो फार्म के अंदर है। अकेले विजिटर को मत भेजिए। दूसरी बात, फूड कंटेमिनेशन। फूड में कोई मसला हो जाता है जिसके चलते, वाटर कंटेमिनेशन, पानी में कोई प्रॉब्लम है, सॉइल कंटेमिनेशन, बॉडी ऑफ डेड एनिमल। आप मान लीजिए मोटिलिटी होता रहता है तो आप वहीं पर कहीं अगल बगल में गाड़ रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कंटेमिनेटेड व्हीकल, फूड डिलीवरी ट्रक, कंज्यूमेबल सप्लाई और सिक रूम, आइसोलेशन रूम। यानी कि आपका कोई पशु जब अत्यंत बीमार हो जाता है तो उसको ऑब्वियसली आपके फार्म पर एक सिक रूम होने वाला है, या तो वो एक किनारे पर हो या फिर वो आपके फार्म से 20, 30, 50 फीट की दूरी पर हो। हाई रिस्क सिचुएशन, अब पिग्स के रिलेटेड आ गई हैं। एडिंग न्यू पिग टू फार्म विदाउट क्वारंटाइन। जैसा कि आप जानते हैं शायद कि जो हमारे फार्म पर मान लीजिए एक ही ब्लड लाइन के सभी पशु हो गए हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमें एक अलग ब्लड लाइन का एक बोर लाना है, यानी कि नर लाना है, ताकि हम अपने फार्म पर क्रॉसिंग शुरुआत करवा सकें। ऐसी सूरत में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरे फार्म से मेल जो है वो लेकर आते हैं और डायरेक्ट अपने फार्म पर उसको क्रॉसिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। ये एक गलत जो है वो चाल हो सकती है। शायद कुछ सूरतों में या कुछ बार नहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े, पर जिस दिन इसका खामियाजा होगा उस दिन बड़ा खामियाजा हो सकता है। तो ये चीज़ अश्योर कीजिए कि आप डायरेक्ट उस पशु को हमारे ब्रीडिंग स्टॉक से इंट्रोड्यूस ना करवाएं, कुछ दिन उसको आप रखें। देखो, एथिक्स तो ये बोलते हैं कि 30 से लेकर 60 दिनों तक आपको उसको अलग रखना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई बीमारी है तो वो 30 से लेकर 60 दिनों के अंदर अंदर उजागर हो जाएगी। हमें पता अगर नहीं हुई तो अच्छी बात है, तो आप उसको हमारे फार्म के साथ जो है वो पशुओं के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वही फेल टू क्वारंटीन 30 to 60 डेज। अगर आपका क्वारंटीन फेल हो जाता है वो बहुत हाई रिस्क सिचुएशन है। और इंट्रोड्यूस सिक पिग टू योर फार्म। ऑब्वियसली सिक पिग है, उसको आप हमारे फार्म में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जिस भी फार्म से मान लीजिए आप कोई पशु ले रहे हैं, ऑलरेडी आप एक फार्म ऑनर हैं, तो अश्योर कीजिए कि वो फार्म हेल्दी है, यानी कि उस फार्म में सब कुछ ठीक ठाक है। उस फार्म से ही अगर आप पशु लाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। अदर डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल कॉन्टैक्ट। बाहर का कोई भी जो या तो जंगली जानवर या पालतू जानवर हमारे जो है पशुओं के टच में आता है तो वो भी एक हाई रिस्क सिचुएशन हो सकता है। फेलियर टू प्रिवेंट डिजीज़ ट्रांसफ़र वाया इक्विपमेंट्स यूज़ विद मल्टीपल एनिमल और यूज़ इन अदर लोकेशन। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये हाई रिस्क सिचुएशन हो सकती हैं, तो आप इनको अवॉइड कीजिएगा और इन पर पूरी मजबूती से, सख्ती से अगर आप इन पर मजबूती करते हैं तो आपका ये सिचुएशन शायद पैदा ही ना हो। चलिए जी, यूज बैच मूवमेंट।
यानी कि आप कभी भी जो है वो बैच को मूव करवाएं, वीनिंग, नर्सरी, ग्रोअर, फिनिशर, रीपॉपुलेशन हर्ड या रीपॉपुलेटिंग हर्ड, सेल बिफोर न्यू हर्ड अराइव्स। यानी कि आपने सिस्टम ये रखना है कि मान लीजिए आप नए पशु लाने वाले हैं, तो सही सिस्टम ये है कि आप पहले जो आपने बेचने हैं उनको बेचो, फिर नए लाओ, ना कि आप नए लाकर फिर बेचो। शायद इस दौरान कोई नुकसान हो सकता है, शायद 19-21 बात हो सकती है, तो आप पहले पशु बेचेंगे उसके बाद में आप लाएंगे। डीपॉपुलेट ड्यूरिंग समर हॉट मंथ्स, यानी कि आप पशुओं को जब निकालना है तो आप गर्मियों के इस टाइम में निकालें, ताकि गर्मियों के समय में एक पशु को ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है। सर्दियों में पशु एक दूसरे से सट कर रहते हैं क्योंकि शरीर में गर्मी होती है, तो सब ग्रुप झुंड बनाकर रहते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा गर्मी महसूस करते हैं तो पशु अलग अलग रहते हैं क्योंकि शरीर के अंदर से गर्मी निकलती है। ऑल रिप्लेसमेंट फ्रॉम वन सोर्स, एक सोर्स से रिप्लेसमेंट करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक पशु उस फार्म से लाया, एक पशु उस फार्म से लाया, एक पशु उस फार्म से लाया, कुछ मादाएं उस फार्म से लाए, कुछ मादाएं उस फार्म से लाए, नहीं, ये एक हाई रिस्क सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। चलिए जी, 3 कंपोनेंट्स, बायो कंटेमिनेट, बायो एक्सक्लूजन और बायो मैनेजमेंट, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपको मजबूत करने हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है और यहाँ पर वो लागू भी होता है। रोकथाम, बहिष्करण, प्रबंधन, इसके हम डीप में जाएंगे। बायो एक्सक्लूजन, उसमें क्या होगा कि सिंपली प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड डिजीज एजेंट टू फार्म, ये आपने अप्लाई करना है। देखिए, इफेक्ट टू कंट्रोल, अब ऐसा होगा कि रूम डिसइंफेक्शन, वैक्सीन, ऑल इन ऑल आउट थ्योरी, यानी कि आप करेंगे कि रूम डिसइंफेक्ट करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, और अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आधे पशु आपने निकाले, आधे पशु अंदर डाले, ऑल इन करेंगे या ऑल आउट करेंगे। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक लाइन है, यहाँ पर पशु आ रहे हैं और दूसरी लाइन में पशु जा रहे हैं। चलिए जी, फार्म सिक्योरिटी, अब हम बायो सिक्योरिटी की बात की, अब हम बात करते हैं फार्म सिक्योरिटी की। पैरामीटर फेंसिंग 8 फीट की जो है वो फेंसिंग होनी चाहिए, जिसके चलते हमारे बाहर के सभी जो है पीपल से या फिर दूसरे जानवरों से, जंगली जानवरों से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर हमारे पशु डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। विजिटर एक्सेस आपके पास होना चाहिए। सिंगल एंट्री टू फार्म, आप फार्म के 2 या 3 गेट नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक गेट होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस एक पर्टिकुलर जगह पर आप जो है वो मैनेजमेंट कर पाएँ। अगर आपके पास 2-3 गेट होने वाले हैं तो आपकी जो है मैनेजमेंट ढीली पड़ सकती है। एंट्री आउट सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट होना चाहिए। नो एंट्री पॉलिसी एंड फ़ोन नंबर, आप बाहर एक अपना बोर्ड लगाकर जाएंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। कोई बाहर से अगर आदमी आता है तो आपको फ़ोन मिला ले और विदाउट परमिशन वो एंट्री ना करे। पार्किंग एरिया भी आप अश्योर करें कि आपका जो पूरा यार्ड है उस यार्ड से आप बाहर की तरफ पार्किंग करें, ताकि आपके विजिटर का जो व्हीकल है वो फार्म के बिल्कुल अंदर ना आए। डेली मॉनिटरिंग और सीसीटीवी की मैं बात करूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सीसीटीवी ज़रूर लगाएं, और अगर आप खुदा न खास्ता आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, तो आप जो है वो डमी सीसीटीवी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर जो है वो 100 200 रुपए में मिलते हैं, वो आप 8-10 पूरे इंस्टॉल करवा दें। लोगों को सीसीटीवी से डर लगता है, वो उनको ये नहीं पता इसमें फुटेज बन रहा है नहीं बन रहा है, बट आपने ये चीज़ अपने कभी लेबर को भी नहीं बतानी है। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, अगर बजट आपके पास है तो आप एक्चुअल में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाएंगे तो उसका ऑब्वियसली आपको सारा का सारा आजकल ऑनलाइन होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, तो आप पूरा फार्म देख सकते हैं। बट आपके पास बजट है तो आप लगाइए, नहीं बजट है तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। फेंसिंग की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, फेंसिंग होना ज़रूरी है,
क्योंकि बाहर का कोई भी पशु जानवर या लोग सीधे तौर पर आपके पशुओं के संपर्क में नहीं आएंगे। ये आप तस्वीर में चारों तरफ हुई फेंसिंग को देख सकते हैं और ये एक फार्म है, हमारे द्वारा ही सेटअप करवाया गया फार्म है। ये जो है वो सीसीटीवी है, आप सीसीटीवी लगाकर ऑब्वियसली अपने फार्म को सिक्योर कर सकते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज है। चलिए जी, लॉक एंट्रेंस एट नाइट, फार्म सिक्योरिटी। अब मैं फार्म की बात कर रहा हूँ तो रात को आप एंट्री गेट पर आप ताला जरूर लगाएंगे, ये चीज़ भी आप अश्योर करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज विजिटर, ऐसा नहीं है कि कोई भी विजिटर कभी भी मुंह उठाकर हमारे फार्म पर आ जाए, जी नहीं, उसको आपसे अपॉइंटमेंट लेना होगा, भाई मैं आपके फार्म को विजिट करने। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसको डिनाई कर दीजिए अपने फार्म में घुसने से, शायद उसके इरादे नेक नहीं हैं। आपको जब फ़ोन करके बंदा आएगा तो आप अपने सहूलियत के अनुसार उसको टाइम देंगे तो वो उस समय पर आएगा, तो आप उसको बिठाकर आप उससे 2-4 बातें कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको अंदर फार्म के अंदर नहीं घुसने देना है। उसको आप बैठाएंगे कुछ देर, और विजिटर लोग, उसका नाम क्या है, वो एड्रेस क्या है, क्या वो फार्म ऑनर है या फिर खाली विजिटर है, पर्पज़ क्या है, लास्ट डेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद पिग्स, मतलब कि पिछली बार वो संपर्क में कब आया था सूरों के, टाइम ऑफ अराइविंग, डिपार्चर, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। देखिए कोई ढकोसला नहीं है, ये आपके फार्म में खुदा न खास्ता इफ़ कंडीशन आपके फार्म में कोई मसला हो जाता है तो आप उसको देख सकते हैं कि भाई ये जो ये बीमारी हुई है ये किस वजह से हुई, आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो फार्म सिक्योरिटी ही बायोसिक्योरिटी का मूल स्रोत है। चलिए जी, क्लीन कमर्शियल व्हीकल, ये मैंने आपको बता दिया है। डिस्प्ले इमरजेंसी नंबर, आप जो है वो डिस्प्ले कर दीजिए कि नो एंट्री विदाउट परमिशन, सीसीटीवी एटसेट्रा। मैं आपको साइन बोर्ड भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से साइन बोर्ड आपके फार्म पर लगने चाहिए। मैं आपको अभी 10-12 साइन बोर्ड दिखाने जा रहा हूँ। इस प्रकार के साइन बोर्ड आप अपने फार्म पर लगाइए, 1x1, 2x2, जो भी आपकी सहूलियत है उस हिसाब से आप लगाइए। 15-20 ये साइन बोर्ड हैं, और ये साइन बोर्ड लगाने से ये जो भी आपके फार्म पर विजिट करेगा उसको भी लगेगा कि मैं किसी फार्म पर आया हूँ। हालांकि इसमें जो है खर्चा है वो 1500-2000 रुपये हो जाएगा, बट आपका काम इससे प्रोफेशनल दिखेगा और आप लोगों को सही जानकारी दे पाएंगे इन साइन के माध्यम से। नो अनऑथोराइज्ड फोटोग्राफी और फिल्मिंग, ये बोर्ड आपके पास हों तो अच्छा रहेगा, फार्म पर लगे हुए होने चाहिए। वियर हेयर नेट्स, यानी कि आप हेयर नेट्स पहन कर आएँ। सेफ्टी ग्लव्स, हालांकि उसको आप प्रोवाइड करवाएंगे। वियर फेस मास्क, यानी कि उसका फेस मास्क लगा हुआ होना ज़रूरी है। शू कवर होने चाहिए, अश्योर करें कि शू कवर जो है वो प्लास्टिक के होने चाहिए। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मस्ट बी वॉर्न, यानी कि आप उसको डिस्पोजेबल गाउन या कोई सी भी प्रकार से डिसइंफेक्ट करके ही आप उसको फार्म के अंदर प्रवेश करवाएंगे। हैंड वॉश, डस्टबिन, डू नॉट टच द वॉल, विजिटर को आप कभी भी ये परमिशन ना दें कि वो दीवारों को छू सकें। आप उनको ये बोलिए कि आप अपने हाथ अपनी जेब में रखिए ताकि कोई मसला ही ना हो। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, वार्निंग 24 आवर वीडियो सर्विलेंस। हालांकि आपके पास ओरिजिनल कैमरा लगे हैं तो मुबारक है, अच्छी बात है। अगर आप डमी भी लगाते हैं और ये आपने बोर्ड लगा के रख दिए तो हर बंदे को ऐसा घबराहट हो जाएगी, भाई ठीक है सीसीटीवी लगे हैं, हालांकि उस पर खर्चा हमारा 2000 रुपये भी नहीं आया। एंट्री फीस 200 रुपये लिखा है, आप इसको 2000 भी कर सकते हैं, 1000 रुपये कर सकते हैं, 500 रुपये कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी विजिटर को अंदर घुसने से पहले उसको जो आप पूरा पहनाते हैं वो आप ही का खर्चा लगने वाला, तो वो खर्चा वो ही देकर जाए, फ्री में कुछ नहीं होता है। तो आप ये एथिक्स अगर रखेंगे तो एक तो कम लोग आएंगे आपके फार्म पर, ये चीज़ एश्योर है। जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, जो इंटरेस्टेड है वही बंदा आएगा, फालतू के लोग नहीं आएंगे।
और पैसा अगर उसने काम करना है तो उसके लिए 200 कोई बड़ी बात नहीं है, 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपका फार्म विजिट करेगा, उसमें उसको सब आप जो है वो शू कवर होगा, फिर उसके बाद में डिस्पोजेबल पूरा गाउन होगा, ग्लव्स होंगे, हेयर नेट होगा, मास्क होगा, ये सब चीज़ें आप, और उसको जानकारी, सही जानकारी भी आप उसको मुहैया करवाएंगे वो पिग फार्मिंग के बारे में क्या जानना चाहता है। विजिटर्स प्लीज रिस्पेक्ट फार्म बायोसिक्योरिटी, स्टॉप, डू नॉट प्रोसीड विदाउट परमिशन। नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर रखिए। और मैंने इसमें नहीं डाला है, अगर आपके फार्म पर एक ऐसा भी बोर्ड लगा हो जहां पर इमरजेंसी के सभी नंबर होने चाहिए, यानी कि फायर का नंबर हो, पुलिस का नंबर हो, नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है या फिर इमरजेंसी का नंबर हो, तो वो आप डिस्प्ले करके रखें। खुदा न खास्ता आप फार्म पर मौजूद नहीं हैं और कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो आपके लेबर को पता होना चाहिए कि यहाँ के लोकल नंबर हैं। आप अपना लोकल पुलिस थाने का नंबर दे सकते हैं, लोकल हॉस्पिटल का नंबर दे सकते हैं। तो हॉस्पिटल का तो आजकल ऑनलाइन है ही। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने फार्म पर साइन बोर्ड जरूर लगाएंगे आप। नो स्मोकिंग। चलिए जी, फार्म एम्प्लॉयज़ के लिए आपका क्या SOP होना चाहिए, थोड़ा सा गौर फरमाएं प्लीज़। नॉट टू बी ऑन पिग्स, उसके पास खुद के कोई सूअर नहीं होने चाहिए, उसी को आप अपने फार्म पर एम्प्लॉयमेंट देंगे या वही आपके फार्म पर लेबर रह सकता है। नॉट लिव ऑन अदर पिग फार्म, वो बंदा, एक बंदा 2 अलग अलग फार्म पर काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे फार्म पर ही कर रहा है और उसके फार्म पर भी कर रहा है, सुबह मेरे फार्म पर कर रहा है और शाम को उसके फार्म पर, जी नहीं। और उसको किसी प्रकार का कोई फ्लू होता है, कोई जो है वो फीवर, कफ, डायरिया या फिर कोई घाव, तो उस सूरत में आप उसको सिक पॉलिसी अपनाकर आप उसको छुट्टी भी दे सकते हैं। इस सूरत में अगर आपका रहना लाजमी है, 1-2 दिन आप भी रह सकते हैं, तो अल्टरनेट कोई भी लेबर आप रख सकते हैं। बट ऐसी कंडीशन में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मान लीजिए आपके फार्म पर फैरोइंग चल रहा है, जैसा कि आगे हमारा चैप्टर आने वाला है, यानी कि मादा बच्चे दे रही है, उस सूरत में अगर जो है वो हमारा लेबर ही बीमार होगा तो उसके चलते वो बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादा बीमार कंडीशन में आप उसको छुट्टी दे दीजिए, 2, 3, 5 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। और डिटेल SOP फॉर वर्कर्स, आप उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्योर बना दीजिए, SOP बना दीजिए। एथिक्स एंड फार्म कल्चर प्रैक्टिस, यानी कि उसको आपके फार्म के बारे में सब चीज़ें पता होना चाहिए कि आपके फार्म पर क्या क्या जो है वो एथिक्स अपनाए जा रहे हैं। डेली चेक, अब मैं डेली चेक, वीकली और मंथली चेक की तरफ प्रस्थान करने जा रहा हूँ कि आपको डेली क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जर्व पिग ड्यूरिंग फीडिंग। देखिए जी, जब भी कोई पशु बीमार होता है तो सबसे पहले वो खाना कम करता है या खाना खाना छोड़ देता है। तो दिन में ऑलमोस्ट 2 समय पशु फीडिंग करते हैं, 2 टाइम में पशु फीड खाते हैं। सुबह जो भी आपने टाइमिंग रखा है, शाम को जो भी आपने टाइमिंग रखा है, या आपने फीडर लगा रखा है तो वो एक अलग चीज़ है। बट फीडिंग जब वो करते हैं तो ऐसा होता है कि जो बीमार पशु है वो कम खाना खा रहा होता है, या फिर आप जब पशुओं के साथ में रहेंगे तो आप इनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी समझना शुरू कर देंगे। तो बीमार पशु का बॉडी लैंग्वेज एक अलग होता है, स्वस्थ पशु का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त होता है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, जब उनको फीड डाला जा रहा है तो आप खाली एक कैबिन में मान लीजिए 15 पशु हैं, 20 पशु हैं, ग्रुप कैबिन है, तो जब आपका लेबर उनको फीड डाला, खाली उन पर आप 15-20 सेकंड आप उन पर नज़र मार लीजिए, सभी पशु खाना खा रहे हैं। अगर कोई खाना नहीं खा रहा है, साइड में बैठा, मायूस बैठा हुआ है मुंह लटकाकर, उसी टाइम आप उस पशु को पकड़ लें, यानी कि उसी टाइम उसकी जांच करें कि उसकी, देखो किसी भी बीमारी का पहले स्टेप में अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी लंबी नहीं चलती, उसका आप इलाज तुरंत प्रभाव से कर देते हैं। जब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं तो हमें इसका बाद में भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। सिक एनिमल नोट, जो भी पशु बीमार है उसको नोट करो, देखो कि उसको क्या बीमारी है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, जो कि हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। क्लीनिंग ऑफ पैन्स, अश्योर करो कि आपके सारे के सारे पैन जो है वो क्लीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ डेली चेक में आती है। डिसइंफेक्शन, डेली या फिर एक दिन छोड़कर आपको डिसइंफेक्शन करना है।
जिसके चलते आपके फार्म पर कोई भी वायरस बैक्टीरिया नहीं आएगा और नहीं पनपेगा। वीकली चेक, आपको सप्ताह में एक बार क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टैग, क्योंकि हर पशु की पहचान के लिए हम उसको टैगिंग करते हैं, तो आप अश्योर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पशु आपस में लड़ते हैं तो टैग जो है वो तोड़ देते हैं, खा जाते हैं, कुछ सूरतों में ऐसा होता है। तो सभी आप कैबिन के अंदर आप देखेंगे, नज़र मारेंगे कि ठीक है भाई सब पशुओं के टैग हैं। अगर नहीं है तो उस टैग को, जो उसका नंबर था, उस टैग को रिप्लेस करके नया आपने कौन सा टैग लगाया अपने डॉक्यूमेंट में, वो टैग आप अपडेट कीजिए। रूटीन मेडिसिन एज पर चार्ट, कोई पशु बीमार चल रहा है, हालांकि आप उसका डेली मेडिसिन कर रहे हैं, उस दवाई का उस पर असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर उसको हैवी डोज देना है, वो सब चीज़ें आप रूटीन मेडिसिन आप उसका हर वीकली आप चेक करेंगे। इनसाइड फार्म पैरामीटर्स क्लीनिंग, आइडेंटिफाई प्लेस वेयर फ्लाई मॉस्किटो, जिस जगह से, देखो साल भर में नहीं होता है, पूरे साल में मच्छर मक्खियाँ नहीं होती हैं, कुछ महीनों में होती हैं। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनका सोर्स क्या है। ख़ास तौर पर उनका ज़्यादा सोर्स नालियाँ होती हैं, और जहाँ पर हमारा जो पानी जा रहा है वहाँ पर उनका सोर्स होता है, तो वहाँ पर उनका कोई भी आप प्रबंधन कीजिए, स्प्रे कीजिए। फेंसिंग आपको हर सप्ताह चेक करनी है। आप जो है एक राउंड मारेंगे, पूरे फेंसिंग आपका क्लियर है, बाहर से कोई कुत्ता या फिर कोई और जानवर तो नहीं आ रहा है। सीसीटीवी आप चेक करेंगे, और डिस्प्ले साइन, जो मैंने आपको अभी हाल ही साइन दिखाए हैं, वो आप सारे के सारे चेक करने वाले हैं। लाइट्स, ब्रेकेज, वाटर निप्पल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ निप्पल जो है वो लीक हो जाते हैं, जिसके चलते टंकी जो है पानी की बहुत जल्दी से खाली हो जाती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर पानी लीक हो रहा होता है। कुछ सूरतों में कहीं पर जो है वो पंखा ख़राब हो गया, कहीं पर बल्ब ख़राब हो गया, तो वो आप वीकली आप ज़रूर चेक करेंगे। कुछ चीज़ टूट गई, उसको भी आप चेक करेंगे। वाटर सोर्स को आप चेक करेंगे कि कहीं आपका पानी दूषित तो नहीं हो रहा है, या फिर उस पानी में कोई कचरा तो नहीं जा रहा है। कचरा जा रहा है तो उसको आप रेगुलर बेसिस पर सफाई करेंगे। ये बेसिकली वीकली चेक्स हैं, आप चाहो तो संडे का दिन इसके लिए रख सकते हो। वेस्ट डिस्पोजेबल सोर्स, आपके फार्म से जो वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि नीडल्स हैं, या फिर जो डिस्पोजेबल गाउन हैं, मास्क हैं, हेयर नेट्स हैं, डिस्पोजेबल जो शू कवर हैं, वो सब चीज़ें डिस्पोजल होने का जो सोर्स है वो आप देखेंगे। कहीं आप कहीं पर भी उसको नहीं फेंक सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक जो है रजिस्टर में आपको खूब सारे आगे डॉक्यूमेंटेशन में चैप्टर आने वाला है कि कौन कौन से स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं, उनको आप वीकली चेक करेंगे। मेडिसिन रजिस्टर, आपके फार्म पर देखिए हर दवाई उपलब्ध जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है वो एक अलग चीज़ है। दवाइयों का आगे पूरा विस्तार रूप से हम आपको जानकारी देंगे कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। तो दवाइयाँ अवेलेबल हों, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई विपदा आन पड़ती है तो हम आधी रात को दवाई लेने भागेंगे या फिर उस पशु का इलाज करेंगे। तो ये सारी के सारी वीकली चेक्स हैं जो आपके पास अश्योर करना है आपने। अभी हम जिक्र करेंगे मंथली चेक्स का, जो आपने हर महीने, आप कोई भी एक तारीख देख लीजिए, मान लीजिए आप महीने की 30 तारीख को आप अपने पूरे फार्म के जो है वो लेबर के साथ, मैनेजर के साथ, और आप डेली हर मंथली ये चेक करते हैं। क्या क्या चेक करना है? फीड स्टॉक और वेरीफाई विद रजिस्टर। यानी कि देखो फीड आपका, मैंने कुछ ऐसे फार्मर भी देखे जिनके पास आज फीड ख़त्म हुआ और आज वो ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फार्म चला रहे हो, आपके पास पता होना चाहिए कि मेरा एटलीस्ट 1 महीने का स्टॉक हमेशा हाथ में रख के चलें। कोई भी विपदा आ सकती है तो आप फीड स्टॉक को आप चेक करें कि आपके फार्म पर फीड कितना उपलब्ध है और कितना आपको लाना है, कौन कौन सी कैटेगरी लाना है। सेल एंड परचेज रजिस्टर, आपने इस महीने क्या बेचा या इस महीने क्या खरीदा, वो रजिस्टर भी आप मेंटेन करेंगे। स्टॉक रजिस्टर, आप स्टॉक रजिस्टर को आप वीकली भी चेक करेंगे और मंथली भी चेक करेंगे कि आपका कितना जो है वो स्टॉक बढ़ चुका है, यानी कि कितने नए बच्चे पैदा हुए और कितने आपके उसमें से कम हुए, यानी कि मोटिलिटी कितने पशुओं का हुआ। मेडिसिन स्टॉक, मेडिसिन का आप स्टॉक हर मंथली चेक करेंगे कि सारे के सारे मेडिसिन क्या हमारे पास उपलब्ध हैं। मेंटेनिंग ऑफ वाटर सोर्स, पानी का जो सोर्स है उसको आप मेंटेन करेंगे। फार्म लाइटिंग एंड फेंसिंग और इक्विपमेंट स्टॉक चेकिंग, एंट्री इन रजिस्टर,
आउटसाइड फार्म, क्लीनिंग, बुश एंड कटिंग, यानी कि अगल बगल में मान लीजिए हमारा पार्क है, उसमें पौधे लगा रखे हैं, उन सभी को आप मंथली आप कटिंग करेंगे ताकि आपका फार्म खूबसूरत भी दिखे और कोई जो है वो वहाँ पर कुछ पैदा भी ना हो। बर्न ऑल डिस्पोजेबल थिंग, कुछ भी जो डिस्पोजेबल थिंग्स हैं, चाहे वो सिरिंज है या जो भी है, जिस हिसाब से आप उसको डिस्पोज करना है उसको आप बर्न कीजिए। और वैक्सीनेशन, ये बहुत अहम चीज़ है, आप वैक्सीनेशन को भी चेक करेंगे। चलिए जी, आशा करते हैं आपको ये बायोसिक्योरिटी का बहुत ही अहम और मजबूत चैप्टर जो है, मैंने कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और बेहतरीन जानकारियाँ देने की। अगर ये एथिक्स आप अपनाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके फार्म पर निस्संदेह बहुत बेहतरीन प्रोडक्टिविटी है, बहुत शानदार आप पैसा कमाने वाले हैं। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।